हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 का, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो उसमें यूनिट नंबर 7 जो है वो साइंस एंड टेक के बारे में है। तो जिसमें जो साइंस आपको पढ़ना है वो क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक की साइंस आपको कवर करना है। उसके लिए मैंने ये सीरीज आपकी स्टार्ट की है क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से। ठीक है, जिन बच्चों को समरी वीडियोस देखने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और जो बच्चे क्लास 8 में वो भी देख सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको साइंस की समरी देखना है तो वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। इसमें क्या होता है, देखो मेनली हमको क्या पढ़ना है कि कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं और फिर बाद में उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर? अब देखो, पहेली और बूझो दो कैरेक्टर है इसमें पूरी क्लास 8 एनसीईआरटी में, वो आपस में बात करके आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखो पहेली और बूझो जो है वो आपस में बात कर रहे थे। वो उनके एक अंकल हैं, वो एक फार्मर है और उन्होंने उनके पास कुछ टूल्स देखे थे, जैसे कि खुरपी देखा, सिकल देखा, शोवल देखा, प्लॉ देखा फील्ड में, और ये किस काम में आते हैं वो ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, अब आपने पहली क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि सारे लिविंग जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड का रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को और अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जैसे कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स की हंटिंग करने के बाद लेते हैं। ठीक है, अब यू ऑलरेडी नो दैट जो एनर्जी हमको मिलती है फ्रॉम दी फूड वो यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपनी अलग अलग बॉडी फंक्शंस करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस करने के लिए एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये जो फूड हमको मिलता है वो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है या दोनों से मिलता है। ठीक है, जब हम सबको फूड का रिक्वायरमेंट है तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमारी कंट्री में, कि जैसा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इतने सारे लोगों को हम फीड कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हमको लार्ज पॉपुलेशन के लिए लार्ज नंबर रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे स्टार्ट होती है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, देखो 10,000 बीसीई तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे, और वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमते रहते थे फूड और शेल्टर के लिए। और वो क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स जो उनको मिल जाती थी, या फिर एनिमल्स को हंट करके उनका फूड बना लेते थे। लेकिन उसके बाद वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, राइस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, वीट का प्रोड्यूस करने लग गए, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्रॉप क्या होती है, जब हम सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उनको एक ही प्लेस पर कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे क्रॉप ऑफ द वीट, क्रॉप ऑफ द वीट का मतलब होता है कि जो सारे प्लांट्स हैं उनको एक ही फील्ड में ग्रो किया गया है, और वो सारे प्लांट्स किसके हैं, वीट के हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वीट क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि डिफरेंट टाइप के ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है, जैसे सीरियल क्रॉप्स बनाए जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी सीजन के अकॉर्डिंग इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया क्या है, हमारी वास्ट कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं ह्यूमिडिटी है, कहीं रेनफॉल जो होता है रीजन टू रीजन वेरी करता है, कहीं जैसे वेस्टर्न घाट हुए नॉर्थ ईस्ट में हुए ज्यादा रेनफॉल होता है, वेस्टर्न राजस्थान में कम रेनफॉल होता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ पे रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको मेन टू टाइप्स के क्रॉप में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स और एक होते हैं हमारे रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ कैसे आपको इसका, लोगों को सीजन याद नहीं रहता है, आपको आरजे पता होता है तो उससे आप केजे याद करो, और आरओ वाटर आप पीते हो तो उससे आरओ याद रखो। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज क्या है। जो क्रॉप्स
रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोले जाते हैं। इनका मेन जो सोइंग सीजन होता है वो जून से लेके सितंबर तक होता है। जून मतलब बारिश के टाइम पे ये ग्रो किए जाते हैं। अब बारिश के टाइम पे तो के जैसे आपको याद रखना है, ये कब किया जाएगा, खरीफ क्रॉप जो है वो जून में सो किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेन क्रॉप्स कैसे याद रखोगे, देखो बारिश का रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट कौन सी क्रॉप को ज्यादा होती है, तो चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, इन सबको क्या होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस वजह से ये खरीफ सीजन में या फिर जून से सितंबर का सीजन क्या होता है, बारिश का सीजन होता है, उस टाइम पे ग्रो किए जाते हैं। तो इसका मेन क्रॉप कौन कौन सा हो गया, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन जो होते हैं वो क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे राबी क्रॉप्स, ये आर ओ मतलब अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च तक ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। और अक्टूबर से मार्च तक क्या होता है, विंटर सीजन चलता है, तब ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट जिन क्रॉप्स को नहीं होगी वो राबी क्रॉप्स होगी, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो समर के टाइम पे ग्रो की जाती हैं अलग अलग प्लेसेस पे। अब बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन किया कैसे जाता है, ये तो हमने देख लिया कि किस टाइप की क्रॉप्स होती हैं। तो पैडी को क्यों हम विंटर सीजन में ग्रो नहीं करते, क्योंकि पैडी जो होता है उसको बहुत ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इस वजह से उसको क्या किया जाता है, रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे कि गार्डनर होता है वो, या हम खुद भी घर पे जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो हम पहले सॉइल को टिलिंग करते हैं, लूज करते हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके बाद उसमें सीड्स डालते हैं, वो सीड्स क्या होती है, जर्मिनेट होती है, उसमें इरिगेशन करते रहते हैं। तो ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। कौन कौन सी मेन स्टेप्स होते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर सीड्स को सो करना, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना, फिर इरिगेशन करना, प्रोटेक्ट करना उनको वीड से कि उसमें कोई कीड़े ना लग जाएं, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, और हार्वेस्टिंग करने के बाद स्टोरेज करना। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें सॉइल को क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है, जिसके वजह से रूट्स जो पेनिट्रेट हो सके डीप इनटू दी सॉइल। जो लूज सॉइल होती है वो रूट्स को अलाउ करती है कि वो इजीली ब्रीथ कर सके और डीप जा सके सॉइल के अंदर। जो लूजनिंग ऑफ सॉइल जो होती है वो रूट्स को ब्रीथ करने में कैसे मदद करेगी, अगर जब सॉइल लूज होगी तो उसमें इजीली ऑक्सीजन जो होगी वो फ्लो कर सकेगी, ठीक है। अब लूजन सॉइल जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है अर्थवॉर्म के ग्रोथ में, माइक्रोब्स के ग्रोथ में, जिसके वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर्स के, क्योंकि ये क्या करते हैं, टर्न सॉइल को टर्न करने का काम करते हैं, ठीक है। और सॉइल टर्न होती है तो उसके वजह से उसमें ह्यूमस भी आता है, ठीक है। अब सॉइल को टर्न करने की जरूरत क्यों है, लूज करने की जरूरत क्यों है, तो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सॉइल जो होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसके अलावा कुछ डेड प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो डिकम्पोज्ड हो गए हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इस तरीके से हमको बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, जो वापस से किस में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बाद में कौन यूज करता है, प्लांट्स यूज करता है, और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। अब सिर्फ जो फ्यू सेंटीमीटर टॉप लेयर है सॉइल की वो ही क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो टर्निंग और लूजनिंग के वजह से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो टॉप में आ जाती है, जिसके वजह से प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को इजीली यूज कर पाता है और उसका ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। इस वजह से टर्निंग और लूजनिंग की जाती है सॉइल की। अब लूजनिंग और टर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लॉइंग बोलते हैं। प्लॉइंग किसके थ्रू की जाती है, प्लॉ के थ्रू की जाती है। प्लॉ जो होता है वो किसका बना होता है, वुड और आयरन का बना होता है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको उसको वाटरिंग करनी पड़ेगी प्लॉइंग करने के पहले, जिसमें उसमें बड़े बड़े क्लम्स बने होंगे सॉइल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े क्लम्स होते हैं सॉइल को उसको क्रम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। और इसी को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्रम्स को। फिर फील्ड को लेवलिंग करना है, जिसके वजह से हम सोइंग कर सके और साथ में क्या कर सके, इरिगेशन भी कर सके, ठीक है। लेवलिंग जो की जाती है वो किसकी हेल्प से की जाती है, लेवलर आता है उसकी हेल्प से किया जाता है।
कुछ टाइम लोग ऐसा भी करते हैं, मैन्योर को भी ऐड कर देते हैं सॉइल में बिफोर टिलिंग, मतलब टिलिंग करने के पहले ही सॉइल में मैन्योर ऐड कर दिया, जिसके बाद अगर हम टिलिंग करेंगे तो मैन्योर सॉइल के साथ पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद सॉइल को क्या किया जाएगा, मॉइस्चर किया जाएगा सोइंग करने के पहले, मतलब सीड्स डालने के पहले उसमें पानी डाला जाएगा, जिससे वो लूज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और पानी होगा उसमें, ठीक है, मॉइस्ट हो जाएगी आपकी सॉइल। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, देखो सॉइल कम्स को टू गेट सॉइल क्लम्स को आपको तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल क्या हो जाती है, लेबल हो जाती है, और उससे उसके वजह से ईल्ड अच्छी होती है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं, प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। अब देखो प्लॉ क्या होता है, देखो ये है प्लॉ। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है ये प्लॉ शेयर होता है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये प्लॉ शाफ्ट है, ये यहाँ पे लगा है, क्लियर। ये नीचे वाला जो होता है, ये आगे वाला पोर्शन जो होता है वो आयरन का बना होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सॉइल में पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। और ये किसके ऊपर अटैच होता है, ये बीम के ऊपर अटैच होता है, और इस बीम को हम बेल के ऊपर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लॉ, क्लियर। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये किसके लिए काम में आता है, ये जो प्लॉ काम में आता है सॉइल टिलिंग के काम में आता है, फर्टिलाइजर को ऐड करने के काम में आता है, वीड्स को रिमूव करने के काम में आता है, और सॉइल को टर्न करने के काम में आता है, ठीक है। पेयर ऑफ बुल्स मतलब दो बुल्स को या दो एनिमल्स को यूज किया जाता है प्लॉ शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। अब हो क्या होता है, ये एक सिंपल टूल होता है, ये भी वीड्स के रिमूविंग के लिए यूज किया जाता है और सॉइल के लूजनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें लॉन्ग रॉड होती है वुड की और आयरन की, और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड दी बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। देखो इसका भी आप डायग्राम देख लीजिए, ये ऐसी दिखती है, ठीक है, इसमें ये ब्लेड होती है, ठीक है, ये ब्लेड जो होती है वो सॉइल को टर्न करने का काम करती है या फिर वीड्स को रिमूव करने का काम करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। अब नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं, लेबर और टाइम दोनों को बचा लेता है। इसमें ये देखो पीछे ये लगा होता है, ये सॉइल को टिलिंग करने का भी काम करता है और लेबलिंग करने का भी काम करता है, ठीक है, तो ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है हमारी सोइंग। सोइंग में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। इसको मतलब सोइंग करने के पहले हमको गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स चाहिए होते हैं, इसमें गुड वैरायटी हमको लेनी होती है। हम मतलब हमको क्या करना है, ऐसे सीड्स को सिलेक्ट करना है जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। जितनी अच्छी क्वालिटी के हम सीड्स यूज करेंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा ईल्ड हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब सीड्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखो इसमें पहेली ने क्या बताया, एक दिन इसकी मम्मी ने कुछ जो ग्राम सीड्स थे, मतलब चने के जो सीड्स थे उनको पानी में डाला, तो कुछ जो थे वो ऊपर आ गए, पानी में ऊपर फ्लोट करने लगे, क्यों, क्योंकि वो हल्के थे, हल्के लाइट होने की वजह से ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे हम अच्छे सीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो डैमेज सीड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हॉलो हो जाएंगे, इस वजह से वो लाइटर होंगे और फ्लोट करेंगे इजीली में, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड से अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर जो हेल्दी सीड्स होंगे उनको हम सोइंग करेंगे, सोइंग करने में यूज करेंगे। अब क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं सीड्स को सो करने के लिए, तो ट्रेडिशनल टूल होता है, इसको यूज किया जाता है सीड्स को सोइंग करने में। ये इसका शेप जो देखो फनल लाइक शेप होता है, ये वाला ये जो है ये ट्रेडिशनल टूल है। इसमें क्या किया, पहले सॉइल की टिलिंग कर ली, उसके बाद ये फनल शेप का ये ले लिया, इसमें सीड्स डाले, और ये सीड्स क्या करेगा, नीचे एकदम पेनिट्रेट करके सॉइल में डालेगा, तो सीड्स क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर दब जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो बाहर खुले रहेंगे तो वो हवा से उड़ भी सकते हैं, वर्ड्स भी उनको खा सकती हैं, तो ये सारी चीज होती है। दूसरा ये सीड ड्रिल यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, ये यहाँ से सीड्स को डाला जाता है और ये अलग अलग डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये पूरी सॉइल को टिलिंग करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सॉइल को, इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ में ये डालता है, और जिससे सॉइल जो होता है वो सोइंग के बाद कवर्ड हो जाए, ठीक है। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वे कैप्ट। देखो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम डायरेक्टली सीड्स को नहीं ग्रो कर सकते, हमको क्या करना होता है, सीडलिंग्स बनानी होती है और फिर उनको फील्ड में मैनुअली ट्रांसप्लांट करना होता है। ऐसा हम पैडी के साथ करते हैं, पैडी की डायरेक्टली सीड्स नहीं डाले जाते, छोटे छोटे सीडलिंग्स बनाए जाते हैं, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है मैनुअली, ठीक है। तो ये दो तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, जो सीड्स है उनके बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी
नहीं तो हमारी क्रॉप कैसी हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग होने के वजह से क्या होगा, उनको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वाटर नहीं मिलेंगे, तो इसके वजह से ओवर क्राउडिंग होने की वजह से हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमको क्या करना है, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब सॉइल द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ देने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर बोलते हैं। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप जो फार्म्स में देखते हैं जहाँ पे अगर ज्यादा अच्छी हेल्दी क्रॉप्स ग्रो हुई है, उसका मतलब वहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज किया है। अगर आप मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे और आपकी सॉइल में रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आपकी जो प्लांट्स हैं वो कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे, ठीक है। इस वजह से इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब द फील्ड्स इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फार्मर्स जो क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्ट, इमेजिन दैट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अगर एक के बाद एक क्रॉप हम ग्रो करेंगे तो सारे जो क्रॉप्स है वो सॉइल के पूरे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हमको क्या हो जाएगा, यील्ड कम आने लग जाएगी। इस वजह से हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में पुअर हो जाती है। इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनको मैन्योर ऐड करना पड़ता है, जिससे सॉइल को क्या किया जा सके, रिप्लेनिश किया जा सके न्यूट्रिएंट्स के साथ। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर मतलब क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो हमको कैसे मिलता है, जहाँ हम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डीकम्पोज करवाते हैं। कैसे डीकम्पोज कराते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जो फार्मर्स होते हैं एक पिट या ओपन प्लेस में रख देते हैं डीकम्पोज होने के लिए, वो थोड़े दिन में डीकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, और उसी को हम फिर क्या करते हैं, फील्ड में जाकर डाल देते हैं। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है, जिसमें वर्मी मतलब कि जो केचुए होते हैं ना उनको छोड़ दिया जाता है। वो क्या करते हैं, पूरी जो प्लांट वेस्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्यों हम मैन्योर को ऐड करते हैं, तो देखो ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसमें इन्होंने क्या किया है, 3 कप लिए हैं, तीनों में एक जैसी सीड्स डाली हैं, बट ये वाला जो है इसमें इन्होंने क्या डाला है, देखो ए वाले में इन्होंने जो डाला है वो, एक सेकेंड, ए वाले ने इन्होंने सॉइल के साथ काउ डंग डाला है थोड़ा सा, बी वाले में इन्होंने केमिकल यूरिया डाला है, फर्टिलाइजर, और सी वाले में कुछ नहीं डाला। तो आपको देखो किसका ज्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है, बी वाले का हुआ है, क्योंकि इसमें यूरिया डाला हुआ है। इसमें काउ डंग डाला है तो उसका भी ग्रोथ तो अच्छा हुआ है पर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डाला है तो इसका ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैन्योर ऐड करना प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है, और ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ, सुपर फॉस्फेट हुआ, पोटाश हुआ, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, बेटर यील्ड देते हैं क्रॉप्स की, जैसे कि वीट, पैडी, मेज, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर पोल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। अब इस वजह से जो ज्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप फर्टिलाइजर को सब्सटीट्यूट किससे कर दो, ऑर्गेनिक मैन्योर से सब्सटीट्यूट कर दो। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। अगर आप 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो उसमें से एक सीजन में आप अपने फील्ड को कैसा छोड़ दो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएंगे, ठीक है। मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करता है, जबकि फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल के टेक्सचर को बिगाड़ देता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है, ठीक है। एक और दूसरा मेथड है जिसमें सॉइल को रिप्लेनिश किया जा सकता है न्यूट्रिएंट के साथ, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक क्रॉप को ग्रो किया जाए उसके बाद दूसरी एक क्रॉप लगाई जाए, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स क्या करते हैं, पहले एक मतलब वीट की
क्रॉप ग्रो की, उसके बाद वो कोई पल्स की क्रॉप ग्रो करते थे या लेग्यूम्स करते थे एज अ फॉडर इन वन सीजन और व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता था, सॉइल का रिप्लेनिशमेंट हो जाता था नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि लेग्यूम्स जो होते हैं या पल्सेस जो होते हैं उनके रूट्स में कौन सी एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो वो वापस से सॉइल में क्या कर देगा, वापस से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देगा, इस वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करने का काम करता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स जो है वो क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, व्हीट है तो व्हीट को ही ग्रो करे जा रहे हैं, राइस है तो राइस को ही ग्रो करे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो क्रॉप क्या हो जाती है, धीरे 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 वो पूरा हमारा बायो चेन, वो हमारी फूड चेन में एंटर कर चुके हैं सारे फर्टिलाइजर, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में, तो फर्टिलाइजर जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस डिकम्पोजिशन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर को फील्ड पे भी बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर जो होता है उसमें कोई ह्यूमस नहीं होता है, वो सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं देता है। मैन्योर जो होता है वो बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल को। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर जो होता है वो रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ दी मैन्योर, अब ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसको बेटर देन फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो हमेशा फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, फिर सॉइल को पोरस बनाता है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सके, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है और टेक्सचर जो है सॉइल का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इरिगेशन। देखो इरिगेशन में क्या है, सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सेम ऐसे ही क्या होता है प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट रूट्स होती है ना वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। पानी के साथ साथ जो रूट्स होती हैं वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर को भी क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। प्लांट का जो 90% पार्ट होता है वो किससे बना होता है, वाटर से बना होता है, इसलिए वाटर जो होता है वो एसेंशियल होता है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, और सीड्स का जर्मिनेशन जो है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। वाटर जो होता है उसके अलावा क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट कंडीशन से भी और हॉट एयर करंट से भी, ठीक है। अगर हम वाटर का सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इरिगेशन का वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉप कौन सी है, सॉइल कौन सी है, सीजन कौन सा चल रहा है, ठीक है। समर सीजन में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है क्रॉप की, क्रॉप में इरिगेशन के लिए, ठीक है। आपको समर सीजन में ज्यादा पानी देना पड़ता है आपके प्लांट्स को, ठीक है। अब ये देखो इसने क्या किया था, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग दी प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अगर आप समर में पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं, वेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, डैम्स और कैनाल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के लिए, क्लियर। अब मोड क्या होता है, देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, अगर वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, उनको लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रीजन से। कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है इन मेथड्स में। वेरियस ट्रेडिशनल वेज कैसे होते हैं, मोटल मतलब पुली सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम पुली सिस्टम बोलते हैं, इसमें पुली के द्वारा ये खींच कर पानी को लिया जाता है, इसको हम पुली सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चेन पंप लगाया होता है, चेन लगी होती है और इसी के थ्रू क्या किया जाता है, पानी खींचा जाता है। फिर होता है डेखली, डेखली मतलब पानी को बाल्टी से खींचा जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। और ये वाला जो सिस्टम होता है इसको राहत सिस्टम बोलते हैं, इसमें ये जो लेबर सिस्टम लगा होता है उसी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पंप्स जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी भी यूज की जा सकती है इन पंप्स को रन करने के लिए। अब मॉडर्न मेथड इरिगेशन के क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखिए। एक होता है हमारा स्प्रिंकलर मेथड और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। कौन कौन सा, एक तो है हमारा स्प्रिंकलर मेथड और एक है हमारा इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर में क्या होता है, जहाँ पे अनइवन लैंड है या फिर वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पे क्या करते हैं, ऐसे स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, ये स्प्रिंकलर्स। जैसे रेन फॉल होता है तब
पानी कैसे स्प्रिंकल होता है, उसी टाइप से ये स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, पानी को ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो उसमें स्प्रिंकलिंग में कम पानी जाता है, लेकिन रूट्स तक ये पानी पहुंच जाता है। एक रोटेटिंग नोजल होती है जो क्या करती है, पूरे में पानी को रेगुलर इंटरवल में सप्लाई करती रहती है, ठीक है। इस रोटेटिंग नोजल की हेल्प से स्प्रिंकलर जो होता है वो यूज किए जाते हैं। स्प्रिंकलर का यूज सबसे ज्यादा होता है लॉन्स में, कॉफी प्लांटेशन में और कुछ अदर क्रॉप्स में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखो इसमें ड्रिप बाय ड्रिप पानी जाता है, मतलब ये एक पंप के थ्रू ये पाइप से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ड्रिप बाय ड्रिप पानी जो होता है वो रूट्स में डायरेक्टली चला जाता है। इसके वजह से पानी का लॉस कम होता है। तो ये वहां पर ज्यादा यूज होता है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे कि डेजर्ट एरिया, तो वहां पे ड्रिप सिस्टम जो है वो काफी यूजफुल होता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम वीड से कैसे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। जब फील्ड जो होती है, वीट फील्ड जो होती है उसमें सारे प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं, लेकिन कुछ और थोड़े बहुत प्लांट्स होते हैं वो वीट प्लांट के साथ ग्रो हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। मतलब ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स लग गए हैं वीट के साथ, उसको हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग जो होता है वो नेसेसरी होता है वीड्स, सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट। क्योंकि ये वीड्स को क्यों हटाना पड़ता है, ये जो नॉर्मल प्लांट है जैसे कि वीट का प्लांट है उसके साथ compete करने लगता है वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। तो इसके वजह से हमारा जो क्रॉप है उसका ग्रोथ क्या हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। तो हार्वेस्टिंग के पहले वीड्स वीड्स जो होते हैं हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। वीड्स जो हो सकते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इस वजह से इन वीड्स को हमको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। फार्मर बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड द किलिंग ऑफ द वीड्स। जो टिलिंग करते हैं हम क्रॉप्स की सोइंग करने के पहले, उसके वजह से कम वीड्स आते हैं, ठीक है। वो उसके वजह से विच में दे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। ये जो वीड्स होते हैं वो सॉइल के साथ ड्राई अप होके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वीड्स को हम कब निकालते हैं, उनमें फ्लावर्स आने के पहले या सीड्स आने के पहले उनको रिमूव किया जाता है। मैनुअल रिमूवल भी इंक्लूड किया जाता है, फिजिकल रिमूवल भी किया जाता है, अपरूटिंग करके, कटिंग करके, ठीक है। खुरपी से भी इनको निकाला जाता है। केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं जिसको हम वीडीसाइड बोलते हैं, वीड्स के लिए ही होता है। ये जो वीडीसाइड्स होते हैं वो क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, वीड्स को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। जो वीडीसाइड्स होते हैं उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे किया जाता है। अब ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, क्या वो जो भी पर्सन वीडीसाइड स्प्रेयर कर रहा है उसके लिए हार्मफुल होते हैं? यस, हार्मफुल होते हैं। इस वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जब आप वीडीसाइड का स्प्रे करें तो अपना नोज और माउथ को कवर करके रखें किसी क्लोथ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग सीजन। हमने फसल को ग्रो कर लिया, उसमें इरिगेशन कर दिया, उसकी सोइंग कर दी, उसको वीड से भी बचा लिया। अब हम उसका हार्वेस्टिंग सीजन आता है। हार्वेस्टिंग सीजन मतलब अब वो मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर होना मतलब क्या होता है, क्रॉप पूरी की पूरी ग्रो हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं उसका मैच्योरेशन हो चुका है। इसी को हम, जब क्रॉप मैच्योर क्रॉप को आप काटते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग में जो क्रॉप होती है उसको पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब इसको काटा जाता है, ग्राउंड के पास से पूरा काटा जाता है। और किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने में कम से कम 3 to 4 मंथ लगता है, सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग जो होती है वो या तो सिकल की हेल्प से की जा सकती है या मशीन की हेल्प से की जाती है। जो मशीन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है उसमें जो ग्रेन सीड्स होते हैं ना उनको सेपरेट करना होता है शार्प से, ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें शार्प से सीड्स को अलग किया जाता है उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। एक मशीन आती है जिसको हम कंबाइन बोलते हैं, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है। हार्वेस्टर क्या करता है, पूरी फसल को काटेगा, और थ्रेशर क्या करेगा, सीड्स को अलग कर देगा और शाफ्ट को अलग करने का काम करेगा। क्लियर? अब देखो, हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टब्स बचता है वो फील्ड में ही जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना उसको बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने की वजह से पोल्यूशन होता है। स्टबल बर्निंग की वजह से पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में, दिल्ली में पोल्यूशन होता है हमेशा दिवाली के टाइम पर। क्योंकि दिवाली कौन से टाइम पे आती है, अक्टूबर के टाइम पे आती है, और उस टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा होता है खरीफ क्रॉप का। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जे मतलब जून से खरीफ क्रॉप को बो की सोइंग की जाती है और सितंबर में उसको हार्वेस्टिंग की जाती है, इस वजह से।
फार्मर जिसके स्मॉल होल्डिंग्स होती है वो ग्रेन को कैसे सेपरेट करते हैं, बिनोइंग की हेल्प से भी सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, बिनोइंग क्या होती है, जिसमें आप है ना एक हाइट से पूरा ऐसे फेंकते हैं ना, तो वो जो लाइटर वाला पार्टिकल होता है वो हवा में उड़ जा अलग हो जाता है, और जो हैवियर पार्टिकल होता है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, उसको बिनोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ पे इंडिया में सब जगह जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपना जॉय के लिए, एंथुजियाज्म के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली, दिवाली और नावन्या एंड बिहू, ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज टाइम। हम कैसे स्टोर करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि आपने इतना जो मेहनत किया है क्रॉप को ग्रो करने में, हार्वेस्ट सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, अब आपको उसको अगर आपने अच्छे से स्टोर नहीं किया तो वो पूरा क्रॉप क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। अगर आपको लॉन्गर टाइम तक उसको स्टोर करना है, सेफ रखना है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हमेशा जो आपका हार्वेस्टिंग ग्रेन है उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। अगर आप बिना ड्राई करे उसको स्टोर कर देंगे तो वो पूरा स्पॉइल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है और वो जर्मिनेशन के लिए अनफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टोर करने के पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है सन में, जिससे उनका मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाए और उस पर इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई इन सबका अटैक ना हो। ठीक है, चलिए। ओके, अब देखो ये हम स्टोर करते हैं, हम लोगों ने, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी जो वीट स्टोर करती है वहां पे नीम लीव्स डाल देती हैं, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, जूट बैग्स में या मेटेलिक विंस में इनको स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो स्टोरेज होते हैं लार्ज स्केल पे जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसको सिलोज बोला जाता है या फिर ग्रेनरीज बोला जाता है, और उनको पेस्ट लाइक रेड से और इंसेक्ट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स यूज की जाती हैं घरों में, जिससे वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसमें इंसेक्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकल केमिकल ट्रीटमेंट्स जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब देखो, हम जब इस टेबल में क्या है, फूड और सोर्सेज, कहाँ से वो फूड मिलता है, कहाँ से उसके सोर्सेज है। मिल्क जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शी, कैमल, इन सबसे हमको मिलता है। बहुत सारे पीपल जो है वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं, वो उनका मेन डाइट का पार्ट होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन के कितने प्रोसेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, जैसे सीड्स को पहले सिलेक्ट करना, फिर सोइंग करना, फिर सिमिलरली ऐसे ही एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, उनका भी प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर दिया जाता है। जब ये लार्ज स्केल पे किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और इसी से हम क्या बताते हैं, कोड लिवर ऑयल फिश से बनाया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। तो इससे क्या होगा, हमने जो भी पढ़ा वो आपको एकदम से पूरा रिकॉल हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने क्या किया, पहले तो हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, लूज किया, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस उसको हमको उसमें रिच हो सके और उसमें गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, इसलिए सॉइल को प्रिपेयर किया टिलिंग की हेल्प से। फिर सोइंग किया, उसमें हमको गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करना है और उन्हीं को सो करना है। ठीक है, उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर, अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिकली बनाया होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकली बना होता है। मैन्योर जो होता है वो ह्यूमिसाइड करता है और टेक्सचर सॉइल का इम्प्रूव करता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो सिर्फ क्या बढ़ाता है, उसमें पर्टिकुलर एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये 3 कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप अगर फर्टिलाइजर यूज करोगे तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। इरिगेशन के आपको रेगुलर इंटरवल पे पानी देना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्रॉप लगाई है, कौन से सीजन में लगाई है, और वहाँ का क्रॉप क्या है और सीजन क्या है, उसके हिसाब से आपको इरिगेशन करना होता है। समर में आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इरिगेशन प्रोवाइड करना होता है। फिर प्रोटेक्शन करना होता है वीड्स से। वीड्स में फ्लावर्स और सीड्स आने के पहले उसको रिमूव करना होता है, नहीं तो ये क्या करेगा, हमारी जो क्रॉप है उसके साथ compete करने लगेगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर हार्वेस्टिंग करना है, आपका जो क्रॉप मैच्योर हो गया उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका स्टोरेज का, आपको प्रॉपरली ड्राई अप करके
उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। तो ये मेन आपके पूरे स्टेप्स थे जिसमें आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को किया। दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो जून से सितंबर तक ग्रो की जाती है, इसके लिए केजे याद करना। रबी क्रॉप्स के लिए RO अक्टूबर में ग्रो की जाती है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम एक्सरसाइज को अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो आप एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की और भी समरी देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी की या तमिलनाडु की फुल क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री जो MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।